हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स काफका के बारे में पढ़ेंगे। काफका वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स एंड थिंकर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। इन्होंने लिटरेचर को इस हद तक इन्फ्लुएंस किया कि इनकी राइटिंग स्टाइल पे एक नया वर्ड ही बन गया एंड दैट इज कॉल्ड काफकाएस्क। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट लेट्स लुक एट हिज लाइफ। फ्रेंच काफका वाज बोर्न इन 1883 इन प्राग और एक जूइश फैमिली से ही बिलोंग करते थे। मदर टंग थी इनकी जर्मन। जर्मन लैंग्वेज में ही इन्होंने अपने सारे वर्क्स लिखे थे और फैमिली के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनके जो वर्क्स हैं उनमें इनकी फैमिली के साथ जो रिश्ते थे वो देखने को मिलते हैं, स्पेशली इनके फादर के साथ। तो फ्रेंच काफका के फादर का नाम था हरमन काफका और वो एक रिच बिजनेसमैन थे। उनके कपड़ों की दुकानें थी। तो वो चाहते थे काफका को मोल्ड करना, एक जो आमतौर पे देखा जाता है, बहुत ही डोमिनियरिंग किस्म के फादर थे और काफका को अपने अनुसार चलाना चाहते थे। इनफैक्ट बचपन के काफ़ी किस्से इनके मशहूर हैं कि किस तरह से उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया था काफका को। एक बार होता यह है कि बचपन में काफका अपने फादर से पानी मांग लेते हैं पीने के लिए और इतनी छोटी सी बात के लिए वो काफका को बालकनी में जाके छोड़ आते हैं और रात भर उस ठंड में काफका बाहर से ही रहते हैं। तो यू कैन इमेजिन हाउ टेरिफाइड ही वुड हैव बीन फ्रॉम हिज फादर। तो इनका जो डर बैठ गया था अपने फादर का मन में, इस इससे ये कभी भी पूरी लाइफ आज़ाद नहीं हो पाए। और इसी डर को बताने के लिए इन्होंने एक बार अपने फादर को एक लेटर लिखा था, एक 50 पेज का लेटर लिखा था। लेकिन उनकी मदर ने उस लेटर को उनके फादर को तक पहुंचने ही नहीं दिया, राइट, क्योंकि इनकी मदर भी इनके फादर का ही साइड लेती थी। तो काफका हैड लाइक नो वन इन हिज फैमिली टू शेयर हिज फीलिंग्स। तो उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि क्यों वो अपने फादर से इतना डरते हैं और उसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन देखने को मिलती है। इन्होंने कहा कि ऑन माई लिटरेचर एंड राइटिंग्स आर अबाउट यू। तो काफका के वर्क्स जब हम बाद में एनालाइज करेंगे तो उसमें देखने को मिलता है एक अथॉरिटेटिव फिगर जिसके सामने हमारा सेंट्रल कैरेक्टर हमेशा पावरलेस फील करता है। तो वो अथॉरिटेटिव फिगर, वो पावरफुल फिगर इनकी लाइफ में थे इनके फादर। तो काफका बचपन में ही एक राइटर बनना चाहते थे, लेकिन इनके फादर ने फोर्सफुली इनका एडमिशन एक लॉ कॉलेज में करवा दिया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अच्छी चीज़ होती है इनकी लाइफ में कि इनको इनकी लाइफ के बेस्ट फ्रेंड मिलते हैं। हिज नेम वाज मैक्स ब्रॉड और मैक्स ब्रॉड वाज आल्सो अ राइटर। हम देखेंगे बाद में कि मैक्स ब्रॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इनकी लाइफ में। तो काफका लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद एक जॉब करते हैं, डेली 9 to 5 क्लैरिकल जॉब एक इंश्योरेंस कंपनी में। हालांकि वो लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और लेट नाइट्स तक वो लिखा करते थे। लिखना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा बेसिकली, चाहे उनकी परिस्थितियाँ कितनी ही खराब क्यों नहीं थी। तो एक किस्म से बहुत ही डिप्रेस्ड जीवन उन्होंने दिया था, जहाँ पे एंजाइटी थी, सेल्फ हेट्रेड था, सेल्फ डाउट था। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि अपनी पूरी लाइफ फ्रेंज काफका ने खुद को अपने फादर के नज़रिए से ही देखा। वो जो बचपन में ही जो डर बैठ जाता है, जो ओपिनियन बैठ जाते हैं अगर कोई टॉक्सिक पेरेंट हो। इनफैक्ट ही इज रियली वर्स्ट केस ऑफ पेरेंटिंग यू कैन से। उन्होंने फ्रेंड्स काफका को ऐसी पर्सनालिटी में तब्दील कर दिया कि वो कभी भी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं पाए और लोनली तो वो थे ही पहले से। लव लाइफ भी उनकी कुछ खास नहीं थी, 2-3 रिलेशनशिप उनकी रही लेकिन किसी से भी वो शादी नहीं कर पाए। और ही हैड दिस इमेंस सेक्स ड्राइव इन हिम, जिसकी वजह से वो पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन का सहारा लेने लगे। सो यू कैन सी ही वाज अ वेरी लोनली सोल, ही हैड नो वन टू शेयर हिज फीलिंग्स और इस तरह से उनका जीवन था। तो इस तरह का डिप्रेशन, पेसिमिज्म उनके वर्क्स में भी झलकता है ऑब्वियसली। तो हुआ ये था कि काफका ने मरते टाइम अपने सारे वर्क्स और नोट्स वगैरह अपने दोस्त मैक्स ब्रॉड को दिए और उन्होंने कहा कि इनको डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन भला हो मैक्स ब्रॉड का कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी एंड ही पब्लिश्ड ऑल हिज राइटिंग्स। तो उसके बाद, उनके मरने के बाद काफका को काफ़ी ज़्यादा फेम मिलता है और हम देखते हैं कि उनकी लाइफ टाइम में जो एक्नॉलेजमेंट वो चाहते थे वो उन्हें कभी भी नहीं मिला। लेकिन
मरने के बाद हम देखते हैं कि ही इज टुडे चेरिस्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर्स, एज फिलोसोफर, एज अ राइटर इन दिस वर्ल्ड, राइट। तो काफका की राइटिंग स्टाइल का आज के टाइम पे नाम पड़ गया है काफकाएस्क, क्योंकि इनके सारे वर्क्स में एक तरह का सीन कॉमन होता था। और वो सीन ऐसा है कि एक डार्क सा सीन, नाइटमेयर होता है, जिसमें एक सररियल सी सिचुएशन कह सकते हैं, जिसमें कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो हमेशा पावरलेस फील करता है बिकॉज ऑफ एन अथॉरिटी। कोई पावरफुल फिगर की वजह से उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, और वो बेबस लाचार हो जाता है। ही फाइट्स, लेकिन अल्टीमेटली ही गिव्स अप। तो इस तरह का जो सिचुएशन है, इस तरह का जो कैरेक्टर है, वो काफका का जीवन में भी देखने को मिलता है, और इसी को काफकाएस्क बोला जाता है। ऑब्वियसली काफका है दिस एब्सर्डिस्ट टोन, एक एब्सर्ड लिटरेचर जो ब्रांच है, जिसमें कि दिखाया जाता है कि लाइफ इज अटरली मीनिंगलेस, सो इट नीड्स वर्क्स, इट नीड्स लिटरेचर लाइक दैट टू पोर्ट्रे लाइफ, राइट। तो इस वजह से एब्सर्डिज्म उनकी वर्क्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा एलियनेशन का इम्पोर्टेंट थीम है काफका की राइटिंग में, कि जिसमें एक इंसान अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से कटा कटा फील करे, क्योंकि वो रोल अदा नहीं कर पा रहा है जो सोसाइटी ने उसको दिया है, जो सोसाइटी उससे चाहती है, राइट। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर्स। एग्जिस्टेंशियलिज्म की अगर बात करें, एक ऐसी फिलोसफी जो कहती है कि लाइफ इज अल्टीमेटली मीनिंगलेस, और हम सभी अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ मीनिंग देना चाहते हैं, और इसी स्ट्रगल में हमारी लाइफ चलती रहती है। तो मोटा मोटा एग्जिस्टेंशियलिज्म यही है, और यही फिलोसफी काफका के वर्क्स में देखने को मिलती है। सो नाउ लुक एट हिज वर्क्स, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस है द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक एब्सर्ड लिटरेचर में आने वाली शॉर्ट नॉवेला है, जिसमें होता यह है कि सेंट्रल कैरेक्टर ग्रेगर सामसा एक दिन उठता है और ये देखता है कि वो एक जायंट इंसेक्ट में तब्दील हो चुका है, एक बहुत बड़े कीड़े में बदल चुका है, और उसके बाद उसकी जो लाइफ में चेंजेस आते हैं वो देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली जस्ट लुक एट द फर्स्ट लाइन हियर that says that one morning as Gregor Samsa woke up and he was transformed into a giant bug। तो हम देखते हैं कि उसके बाद वो ऑफिस नहीं जा पाता, अपने घर वालों को प्रोवाइड नहीं कर पाता, कमा के नहीं ला सकता है, राइट। तो उसके फैमिली से उसके रिलेशन कैसे बदल जाते हैं, इसके बारे में पूरी कहानी है। तो उसके पेरेंट्स और उसकी एक सिस्टर है जो उसे पहले बहुत अच्छा मानती है, और वो उसकी फीस भी भरता था, लेकिन उसके इंसेक्ट बच जाने के बाद धीरे धीरे उसके घर वाले उससे कटने लगते हैं, और यहाँ तक वो बदल जाते हैं कि एक दिन उसकी बहन उसको इट करके एड्रेस करती है। इट जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से एक दिन ग्रेगर सामसा सुनता है उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो कैसे उनके लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट बन गया है। तो फिर वो ये सब कुछ टॉलरेट नहीं कर पाता, और ही स्टार्व्स हिमसेल्फ टू डेथ, खाना खाना छोड़ देता है वो, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। नाउ यू कैन सी इट इज सच अ डिप्रेस्ड पेसिमिस्टिक एंडिंग, कोई भी अगर इसको पढ़ेगा तो उसको यही लगेगा। लेकिन जब आप इसे एक से ज़्यादा बार पढ़ते हैं, देन यू रियलाइज द फिलोसॉफी बीनीथ द सरफेस स्टोरी, राइट, एंड इट्स अ बिग वन। बेसिकली काफका इज पोर्ट्रेइंग हियर इज दैट कि कैसे हर एक इंसान जीवन में अकेला ही है, एवरीबडी इज लोनली। हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं या बॉन्ड्स हैं, वो एक सेल्फिश रीज़न की वजह से ही बने रहते हैं, कि जब तक वो अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पा रहा था तब तक सब कुछ बढ़िया था, और एक दिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उनका जो प्यार था उसके लिए वो सब ख़त्म हो गया। तो यही वो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो स्टार्टिंग में ही गिव अप कर देता है, ही फाइट्स विद दिस सिचुएशन इवन दो ही हैज़ टर्न्ड इनटू एन इंसेक्ट, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़ता है अपनी सिचुएशन से। वो तब तक खुद को नहीं मारता जब तक वो बिल्कुल ही खराब चीज़ें अपने पेरेंट्स के मुंह से नहीं सुन लेता है। तो दैट इज द एसेंस ऑफ काफका, नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन इज, स्टिल द कैरेक्टर फाइट्स इनिशियली। एक और इनकी नॉवेल है द ट्रायल करके, जिसमें हम देखते हैं कि सेंट्रल कैरेक्टर जोसेफ के एक दिन पाता है कि उसको 2 गार्ड्स अरेस्ट करने के लिए आए हैं उसके घर के बाहर,
और वो उसको लेके जाते हैं, उस पर एक ट्रायल चलता है, एक मुकदमा चलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे जेल नहीं भेजा जाता, उसे अपने काम पे जाने दिया जाता है, लेकिन उसे हर संडे उस जगह जाके अपने को डिफेंड करना है। एंड द मोस्ट एब्सर्ड थिंग इज दैट कि राइट, तो इस तरह से एब्सर्ड लिटरेचर को ये वर्क पोर्ट्रे करता है, और अल्टीमेटली वो इसी जद्दोजहद में फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। अनदर ऑफ हिज वर्क इज द कासल, जिसमें एक लैंड सर्वेयर एक अननोन विलेज में जाता है, और वहाँ जो सबसे अल्टीमेट पावर है वो है एक कासल। एक कासल के द्वारा उस विलेज को चलाया जाता है, और वो उसको उस गांव में रखने से मना कर देते हैं। और उसके बाद वो उनको समझाते रहता है, और इसी कश्मकश में ये नॉवल आगे चलती है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इट इज़ एन अनफिनिश्ड स्टोरी, और काफका के ज़्यादातर वर्क्स अनफिनिश्ड ही थे एक्सेप्ट फॉर मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि वो उनको एक बेहतर फिनिश देना चाहते थे, लेकिन बहुत ही कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 41, सो ही कुड नॉट कंप्लीट दैम, राइट। तो इस तरह से काफका की फिलॉसफी सामने आती है कि जिसमें एक लोनली डिप्रेस्ड कैरेक्टर अपनी सिचुएशन से लड़ना चाहता है, बाहर की ताकतों से लड़ना चाहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो ताकतें इतनी पावरफुल होती हैं कि उसे गिव अप करना ही पड़ता है। एंड यू कैन सी दैट काफका वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम्स। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि किस तरह से इस तरह के लोनली कैरेक्टर आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, जो जद्दोजहद में लगे हैं अपने बॉस से, अपनी फैमिली से, कितने स्ट्रगल्स झेलते हैं, कितने ऐसे फील्ड रिलेशनशिप झेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो घसीट घसीट के जो जीवन है वो चलता रहता है। और यहीं पर आपको काफका में रिलेटेबल चीज़ें नज़र आएंगी। So his legacy is that his impact, he impacted a lot to the existentialist literature, right? So that's all about Kafka. Thank you.